गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, टैक्सेशन का नेक्स्ट टॉपिक जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसको कंप्लीट करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस से। सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात जब भी आती है तो जीएसटी की बात आती है, जिसको हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं, राइट। गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। अब जीएसटी के बारे में हम पर्टिकुलरली डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे कि इसको हमें फर्दर पढ़ना ना पड़े, राइट। तो सबसे पहले यह जीएसटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, ये तो हम सबको पता है, ठीक है। ये पर्टिकुलरली वन नेशन वन टैक्सेशन को पूरा करता है, राइट। वन नेशन वन टैक्सेशन को एम को पूरा करता है, राइट। पर्टिकुलर टैक्स ये इसको डेस्टिनेशन बेस टैक्स भी बोला जाता है, ठीक है। डेस्टिनेशन टैक्स भी पर्टिकुलरली इसको बोला जाता है, ठीक है। जीएसटी के बेनिफिट्स को हम फर्दर आगे देखेंगे। तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि इसका जो मेन सबसे बेनिफिट है, ठीक है, जीएसटी को लाने का पर्टिकुलरली रीज़न क्या था, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमें पता है, ठीक है, इंडिया, माफ़ कीजिएगा अगर गलत ये मैप बनेगा, ठीक है। इंडिया की हम जब भी बात करते हैं, इंडिया में मल्टीपल टैक्सेस है, ठीक है, मल्टीपल टैक्सेस है। जब भी हम इंडिया की बात करते हैं, मल्टीपल टैक्सेस हमको देखने को पड़ती है। हम बात कर रहे हैं बिफोर जीएसटी से, ठीक है। यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप के वैट देखने को पड़ता है, ठीक है। सर्विस टैक्स देखने को मिलते थे, ठीक है। सेंटर के एक्साइज टैक्स देखने को मिलते थे, ठीक है। और पर्टिकुलरली कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी टैक्सेशन में, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी भी नहीं थी, मतलब पर्टिकुलरली हिमाचल प्रदेश में कोई टैक्स रेट है और वहीं पंजाब में जाके वो टैक्स रेट चेंज हो जाता था। तो जिससे कि पर्टिकुलरली बिजनेसेस को काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। रॉ मटेरियल उठाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। एक प्राइस किसी पर्टिकुलर स्टेट में महंगा होता था तो अदर सस्ता होता था, ठीक है। तो इसकी वजह से एक वन नेशन वन टैक्सेशन लाने की उम्मीद में जीएसटी को लाया गया था, जो कि पर्टिकुलरली केलकर टास्क फोर्स, जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, इसको हम बजट सेशन के थ्रू इस पर्टिकुलरली एक्ट को कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ेंगे, राइट। अभी सिर्फ इतना याद करेंगे कि FRBM एक्ट 2003 में सुजेस्ट किया था केलकर टास्क फोर्स ने इसको, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव जीएसटी की बात उन्होंने की हुई थी, ठीक है। ये एक तो ये रीज़न हो गया, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी टैक्सेशन में नहीं थी, ठीक है। मल्टीपल टैक्सेस होते थे, ठीक है। तो एक तरह से हेडेक क्रिएट रहता था, ठीक है, मल्टीपल टैक्सेशन से। तीसरा क्या होता था? तीसरा होता था कैस्केडिंग इफेक्ट, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लीजिए, कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स। अब एक ही पर्सन मल्टीपल टैक्स क्यों पे करे अगर वो उस चीज़ का टैक्स पहले पे कर चुका है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ठीक है। एक गाड़ी है, राइट, और बढ़िया बनाते हैं कार को, ठीक है। एक गाड़ी है पर्टिकुलर, ठीक है। इसमें डिफरेंट पार्ट्स हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। गाड़ी में टायर होते हैं, राइट। गाड़ी में लाइट्स होती हैं, राइट। गाड़ी में एक्सेसरीज होती हैं अदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल टायर पे हमने एक्स अमाउंट ऑफ टैक्स पे कर लिया है, राइट। जब गाड़ी हम परचेज करते हैं तो हम कार के ऊपर भी टैक्स पे करते हैं, ठीक है। तो जब हम टायर का पर्टिकुलरली टैक्स पहले पे कर चुके हैं, ठीक है, हम मतलब यहाँ पे हम कंपनी को कंसिडर करेंगे, राइट। कंपनी को कंसिडर करेंगे, ठीक है। जब कंपनी टैक्स को खरीदने के टाइम उसके ऊपर का टैक्स दे चुकी है, तो वो पर्टिकुलरली उस इनपुट को यूज़ करने के बाद फर्दर उसको टैक्स पे क्यों करे, राइट। जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एक ही चीज़ का डबल बार टैक्सेशन में आने से कैस्केडिंग इफेक्ट हमको देखने को मिलता है, टैक्स के ऊपर टैक्स। इसको फर्दर डिलीट किया था जीएसटी ने। कैसे डिलीट किया? तो जीएसटी ने, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मैकेनिज्म लाया। अब आप क्या समझेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट से, ठीक है। मान लीजिए जो भी चीज़ किसी पर्टिकुलरली फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, राइट, फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ इनपुट गुड लगते हैं, ठीक है।
इनपुट गुड लगते हैं। इन इनपुट गुड पे आपने एक्स अमाउंट ऑफ टैक्स फर्दर भर चुके हैं, ऑलरेडी भर चुके हैं, राइट। तो जब फाइनल प्रोडक्ट का आप टैक्सेशन करेंगे, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट में आप टैक्सेशन करेंगे तो आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, राइट, क्लेम कर सकते हैं। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, इस टर्म को आप याद रखेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट, राइट। अब इसको हम एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, ठीक है। अज्यूम कीजिए कोई मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, उसने रॉ मटेरियल लिया है 1000 रुपीज़ का रॉ मटेरियल, ये इनपुट है उसका, ठीक है। रॉ मटेरियल को 1000 रुपीज़ में ले रहे हैं और उस पर वो 18% का टैक्स भर रहा है, जो कि हुआ 180 रुपीज़, ठीक है, टैक्स भर रहा है। इस पर्टिकुलरली रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है मशीनिंग में, ठीक है, ठीक है, और एक फिनिश गुड बना दिया जाता है। अब उस पर्टिकुलरली फिनिश गुड को वो 1500 रुपीज़ में बेचता है, ठीक है, 1500 में, और इस पे भी वो 18% GST देता है, जो कि 270 रुपीज़ आता है, ठीक है, 270 रुपीज़ आता है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, पहले उसने जो इनपुट लिया उसके ऊपर 180 रुपये का टैक्स भरा, उसके बाद फर्दर जब उसका फिनिश्ड गुड 1500 रुपये में बिका तो उस पर भी 18% टैक्स करके फाइनल गुड में 270 रुपये टैक्स भरा। तो इसको फर्दर अगर हम ऐड करेंगे तो 450 रुपीज़ टोटल टैक्स उसने भरा, ठीक है, जो कि 18% ना होते हुए 1500 का ज़्यादा परसेंटेज में देखा जाएगा, राइट। तो इस फर्दर कैस्केडिंग को हटाने के लिए GST को लाया गया, जिसके थ्रू पर्सन अपने इनपुट टैक्स जो क्रेडिट है उसको क्लेम कर सकता है, राइट। फर्दर वो जब अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करेगा तो ये 180 रुपीज़ उसको वापस कर दिए जाएंगे, राइट, रिटर्न कर दिए जाएंगे, जिससे कि वो 270 रुपीज़ का ही टैक्सेशन भरेगा, राइट। तो इस तरह कैस्केडिंग इफेक्ट को इनपुट टैक्स क्रेडिट के थ्रू इसने बंद किया था। और फर्दर अगर GST को हम देखते हैं तो अब हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के बारे में देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न ऑफ GST, राइट। तो हम आर्टिकल 246A, आर्टिकल 269A, आर्टिकल 270 और आर्टिकल 279A के बारे में बात करेंगे। 246A में बात की जाती है स्टेट्स को, स्टेट गिवन पावर टू टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। और 269A में बोला जाएगा जो IGST है वो यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ GST काउंसिल जिस तरह से बोलेगा। GST काउंसिल जिस तरह से बोलेगा आर्टिकल 269A के अंतर्गत जो IGST है, ठीक है, IGST क्या होता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड GST जिसको फर्दर बोलते हैं। हम ये भी देखेंगे 3 टाइप के GST होते हैं, ठीक है, मैं यही आपको समझा देता हूँ इस कंसेप्ट को करने से पहले। CGST, SGST और IGST, ठीक है। CGST सेंट्रल GST, SGST स्टेट GST, ये पर्टिकुलरली सेंटर के द्वारा लगाया जाएगा, ये पर्टिकुलरली स्टेट के द्वारा, और IGST लगाया सेंटर के द्वारा जाएगा, लेकिन ये उन पर्टिकुलरली गुड्स पे इम्प्लाई होता है जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे होते हैं, इंटर स्टेट GST, ठीक है, ये पर्टिकुलरली सेंटर ही लगाएगा। तो जो ये IGST होता है ये यूनियन और स्टेट के बीच में डिवाइड होता है, राइट। तो ये डिवाइड होगा उस तरीके से जो कि GST काउंसिल हमें बताएगी, जो भी फॉर्मूला GST काउंसिल हमें देगी। और आर्टिकल 270 में बोला जाता है जो सेंट्रल का GST है CGST वो यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में डिवाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंस कमीशन जो पर्टिकुलरली फॉर्मूला बताएगा उसके बेस पे। और 279A के अंतर्गत प्रेसिडेंट जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाता है जिसका नाम GST काउंसिल है, ठीक है। इसको पर्टिकुलरली सब लोग याद रखेंगे,
आर्टिकल 279A के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जीएसटी काउंसिल बनती है। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। ऑल दो इम्पोर्टेंट तो सब है, बट ये पर्टिकुलरली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, हमने पढ़ लिया है टैक्स जीएसटी के कितने टाइप्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जो जीएसटी के प्रीव्यू से बाहर है, राइट। सबसे पहले तो हम पेट्रोल की बात करेंगे। इतना तो ये सबको पता है कि पेट्रोल पे कोई जीएसटी नहीं लगता, राइट। डीजल में कोई जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। एविएशन जितने भी ये फ्यूल है ना एक्चुअली में, इनमें नहीं लगता, और क्रूड ऑयल में भी नहीं लगता, ठीक है। पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल, ये स्टेट के लिए एक अच्छा खासा इनकम सोर्स होते हैं, राइट। इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं लगता, तभी तो आपने देखा है मोस्ट स्टेट्स जो इलेक्ट्रिसिटी फ्री करने की बात करते हैं। अल्कोहल पे नहीं लगता, ठीक है, जो पर्टिकुलरली ह्यूमन कंजप्शन के लिए होता है, ब्रैकेट में लिखेंगे HC, ह्यूमन कंजप्शन के लिए। और नेचुरल गैस पे नहीं लगता, राइट, ठीक है। अब लगता कितने स्लैब में है, ठीक है। जीएसटी का स्लैब 0% है, ठीक है, 5% है, सॉरी 5%, 12%, 18% एंड 36% जीएसटी स्लैब हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अभी हमने बात की थी आर्टिकल 269 की, ठीक है, जिसमें आईजीएसटी को जीएसटी काउंसिल के फॉर्मूला के थ्रू यूनियन और स्टेट्स के बीच में बांटने की बात बोली थी, ठीक है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 279 को, ठीक है, जो पर्टिकुलरली जीएसटी काउंसिल बनाने की बात करती है, राइट। प्रेसिडेंट को पावर देती है कि प्रेसिडेंट है कि जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन करे, ठीक है। तो हम जीएसटी काउंसिल को फर्दर पढ़ते हैं, राइट। जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A के अंतर्गत प्रेसिडेंट के द्वारा फॉर्म की जाती है, ठीक है। जीएसटी काउंसिल में, ठीक है, जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे भी यूनियन के, फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन होंगे, ठीक है। अगर अभी बात करें तो निर्मला सीतारमन, ठीक है, यूनियन में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो चेयरपर्सन होंगे, ठीक है। और सेकंड जो होंगे वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स जो होंगे रेवेन्यू और फाइनेंस की यूनियन में, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस इन यूनियन, ठीक है। कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर भी इस पर्टिकुलरली काउंसिल के मेंबर होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, राइट। हम देख लेंगे ये फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स जो यूनियन में होती है, ठीक है, फाइनेंस और रेवेन्यू के, उनके पर्टिकुलरली मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स बैठेंगे और स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स बैठेंगे, ठीक है। अब की पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है जो काउंसिल का कोरम है वो हाफ मेंबर शुड बी प्रेजेंट, ठीक है। कोरम होता है ना, अगर उससे कम पर्सन टोटल बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उसको पर्टिकुलरली नहीं मीटिंग नहीं चालू होगी, राइट। और डिसीजन के लिए 3/4 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए, ठीक है। जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उनमें से 75% लोगों का, ठीक है, पर्टिकुलरली उस यस या नो में किसी भी पर्टिकुलरली डिसीजन को बनाने में हाथ होना चाहिए, राइट। 3/4 पीपल प्रेजेंट इन वोटिंग, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ वोट्स होने चाहिए, ठीक है। 1/3, लेकिन एक बात है इसमें, जो 1/3 वेटेज है वो अकेला सेंटर का है, राइट। 1/3 वेटेज अकेले सेंटर का है, तो ये इन्फ्लुएंस करता है बहुत से डिसीजन मेकिंग को, राइट। डिसीजन मेकिंग को बहुत से इन्फ्लुएंस ये करता है। अब अगर हम बात करें जीएसटी काउंसिल का काम क्या होता है, तो वो हम देखते हैं जीएसटी काउंसिल का काम क्या होता है, राइट। व्हाट इज़ द वर्क ऑफ जीएसटी काउंसिल, ठीक है। जीएसटी में टैक्स स्लैब को किस तरह से रखा जाए, ठीक है, किन चीज़ों को कितने टैक्स स्लैब में रखा जाए, ये सब जीएसटी काउंसिल का ही डिसीजन होता है, ठीक है। किन चीज़ों को एग्जेम्प्ट किया जाए ये भी, ठीक है। कुछ हिली रीजन है जैसे अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, या बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट डायरेक्टली, नॉर्दर्न स्टेट्स जो कि हिमाचल प्रदेश जैसी स्टेट्स है, ठीक है, उत्तराखंड जैसी स्टेट्स है, जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट्स है,
इनको कुछ स्पेशल प्रोविज़न प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट। तो इसके ऊपर पर्टिकुलरली डिसीजन काउंसिल ही लेता है, ठीक है। अगर किसी तरह का एक्स्ट्रा रेट या कुछ ऐसा डिसीजन है, ठीक है, एडिशनल फंड के लिए लिमिटेड टाइम के लिए कुछ एक्स्ट्रा रेट पर्टिकुलरली लगाना है, ठीक है, तो वो भी काउंसिल ही डिसीजन लेती है, राइट, ठीक है। जीएसटी काउंसिल ही डिसीजन लेगी। मेनली आप ये याद रखिएगा कि जो टैक्स स्लैब में जितनी भी चीज़ें होती है, जिन पे जो जितना अमाउंट ऑफ टैक्स लगेगा, जितना अमाउंट ऑफ टैक्स कम होगा, किसको कितने स्लैब में रखा जाएगा, वो जीएसटी काउंसिल का काम होता है। और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होती है, नॉर्दर्न टॉप 3 हिल स्टेट, जम्मू कश्मीर, हिमाचल एंड उत्तराखंड, ये पर्टिकुलरली टैक्स स्लैब में इनको किस तरह से प्रोविज़न या स्पेशल प्रोविज़न दिया जाए उसको भी कंसिडर करती है। तो इससे हमारा जीएसटी का पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्या याद रखेंगे? 279 आर्टिकल ए 101 अमेंडमेंट के अंदर पर्टिकुलरली जीएसटी काउंसिल को फॉर्म किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम अपना क्वेश्चन को आंसर लिखना शुरू करेंगे, राइट। और इसके बाद सेंटर, स्टेट और आईजीएसटी होता है, ठीक है। किस तरह से सेंटर अप्लाई करता है, स्टेट अप्लाई करता है, और आईजीएसटी इंटर स्टेट्स जो गुड्स का ट्रेड होता है, राइट, उसको पर्टिकुलरली सेंटर ही लिवाई करता है उस पर्टिकुलर टैक्स को। किस तरह से जीएसटी काउंसिल में फाइनेंस मिनिस्टर होता है, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं यूनियन के, फाइनेंस और रेवेन्यू के, और स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। 1/3 1/2, ठीक है, हाफ पीपल प्रेजेंट होनी चाहिए कोरम के लिए, और 3/4 डिसीजन पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग के लिए होने चाहिए, ठीक है। इस तरह से हमने पूरा जीएसटी काउंसिल रिवाइज कर लिया। अगर अगली बात हम करते हैं तो एक कंसेप्ट आता है ई वे बिल का, ठीक है। आपने देखा होगा पर्टिकुलरली जब हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में सामान को, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो पर्टिकुलरली उसमें काफ़ी इश्यूज आते हैं, ठीक है। तो ई वे क्या बोल गया? ई वे मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, वे मतलब ट्रैवलिंग, और बिल, ठीक है, एक तरह का टूल है जिसने गुड्स को अक्रॉस द कंट्री मूवमेंट के लिए, अक्रॉस द कंट्री मूवमेंट्स ऑफ गुड्स बिकम इजी, राइट, थ्रू ई वे बिल। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, 50,000 से ज़्यादा का अमाउंट होना चाहिए उस गुड का, ठीक है, तभी ई वे बिल निकलता है, ठीक है। प्री रजिस्ट्रेशन आप पर्टिकुलरली करवा लो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली, कि पर्टिकुलरली इतना सेट ऑफ टीवी पॉइंट ए से, ठीक है, दिल्ली से हिमाचल आ रहे हैं, ठीक है। तो ई वे बिल एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक बिल होता है जिसके थ्रू आप ठीक है, सामान को इजीली वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक का हम बात करते हैं जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट एक्ट, राइट। देखिए, इसको जानने से पहले सबसे पहले आपको एक स्टोरी का पता होना चाहिए, ठीक है। जब भी हमने जैसे ही जीएसटी को, ठीक है, लॉ बनाने की बात कही गई, तो सबसे पहले स्टेट्स का ये मानना था, क्योंकि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो ऐसी स्टेट्स जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और ऐसी स्टेट्स जिनका कंजप्शन हाई है, इनमें से जो डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पे फाइनल गुड कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे टैक्स लगाया जाएगा। तो पर्टिकुलरली इन स्टेट्स का, मैन्युफैक्चरिंग करने वाली स्टेट्स का ये मानना था कि जिन स्टेट्स का कंजप्शन हाई है वहाँ का टैक्स कलेक्शन भी हाई हो जाएगा, ठीक है, मतलब इनका टैक्स कलेक्शन तो इससे ज़्यादा होगा, तो इनको पर्टिकुलरली टैक्स में लॉस देखने को मिलेगा। तो इसी पर्टिकुलरली चीज़ को बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 लाया, ठीक है। पर्टिकुलरली इसका पूरा नाम क्या था? गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017, राइट। इस पर्टिकुलरली एक्ट के अंदर, ठीक है, जीएसटी काउंसिल के थ्रू स्टेट्स को कंपनसेशन प्रोवाइड करवाया जाता था, ठीक है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स जैसे कि टोबैको इसमें था, राइट, एरिएटेड वाटर्स इसमें थे, और मोटर व्हीकल एक्सेट्रा, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट थे जिनके थ्रू कंपनसेशन यूनियन के द्वारा उन स्टेट्स को प्रोवाइड करवाया जाता था जिनके रेवेन्यू में लॉस देखने को मिलता है, ठीक है।
इससे कि जो स्टेट्स हैं जो पर्टिकुलरली लॉस रेवेन्यू में देख रहे हैं जीएसटी के आने के बाद, उसको ओवरकम किया जा सके। ठीक है, ये आपने जीएसटी कंपनसेशन एक्ट तो 2017 भी देख लिया है। ठीक है, लेकिन इसमें एक बहुत से इशू हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, डिले पेमेंट, आपने हमेशा देखा होगा कि गवर्नमेंट ये बात करती है, स्टेट गवर्नमेंट की, सेंटर जीएसटी के मनी को नहीं भेज रहा है। ठीक है, जीएसटी भेजने में या तो आनाकानी कर रहा है, राइट, या टाइम काफ़ी लगा रहा है। ठीक है, ये तो हमने जीएसटी के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब और भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं डायरेक्ट आपको समझाऊंगा, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कस्टम ड्यूटी। ये बड़ा बेसिक सा टैक्स है, हम काफ़ी सुनते हैं। कस्टम्स एक डिपार्टमेंट भी होता है, उसके थ्रू ये देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, जब भी किसी कॉमोडिटी को हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजेंगे, ठीक है, तो उसके ऊपर पर्टिकुलरली कस्टम ड्यूटीज़ अप्लाइड होती है, या जिसको हम टैक्स भी बोल सकते हैं, जिसके थ्रू कंट्रीज़ की इकोनॉमी को सेव किया जा सके। ठीक है, अब आप कस्टम ड्यूटी को कैसे समझ सकते हैं, राइट। कस्टम ड्यूटी की हमने बात की, तो जब भी हम कोई भी सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे, सिंपल टर्म में हम बात करें, तो उसके ऊपर जो टैक्स पर्टिकुलरली लगाया जाता है उसको हम कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, राइट। इसको आप अदर ड्यूटीज़ के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटेक्टिव ड्यूटी। ठीक है, प्रोटेक्टिव ड्यूटी का मतलब होता है जब कस्टम अथॉरिटीज़ ये मानते हैं कि, ठीक है, प्रोटेक्टिव ड्यूटी की हम बात कर रहे थे, तो पर्टिकुलरली प्रोटेक्टिव ड्यूटी, ठीक है, जैसे कि नाम सुजेस्ट कर रहा है। ठीक है, जब पर्टिकुलरली ऐसा माना जाए कि जिस पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो कंट्री की इकोनॉमी को हार्म करेगा। ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहा है वो कंट्री की इकोनॉमी को हार्म करेगा, तो उसके ऊपर एक ड्यूटी लगाई जाती है। ठीक है, जिससे एक्सपोर्ट करना महंगा हो जाता है, राइट, और कहीं ना कहीं उसमें एक्सपोर्ट में कमी भी आती है, राइट। आप अगर पर्टिकुलरली किस चीज़ को एक्सपोर्ट करना महंगा कर देंगे तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम पड़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद सेफ गार्ड ड्यूटी की बात करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज़ है ये, राइट। ये भी एक तरह का कस्टम ड्यूटी है, सेफ गार्ड ड्यूटी भी। ये भी पर्टिकुलरली इकोनॉमी को अगर किसी चीज़ से हार्म हो रहा है, पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट से, तो उस पे ये लगाई जाती है। फोर्थ हो गया काउंटरवेलिंग ड्यूटी। काउंटरवेलिंग ड्यूटी, ठीक है, काउंटरवेलिंग ड्यूटी को समझने वाली बात होती है। ठीक है, पर्टिकुलरली क्या होता है, जो होम कंट्रीज़ होती है वो डिफरेंट प्रोडक्ट पे सब्सिडी देती है, राइट, जिससे कि कंपनीज प्रोडक्ट को लो कॉस्ट पे सेल कर सकता है। ठीक है, जिससे कि उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, और वो अदर कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। ऐसे ही प्रोडक्ट को अपनी कंट्री में आने के बाद जो, ठीक है, फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल के तौर में समझते हैं, वो ज़्यादा बढ़िया आएगा। ठीक है, चाइना है, ठीक है, चाइना को टॉय बना रहा है, ठीक है, जो कि सब्सिडी प्रोवाइड है उस टॉय को। ठीक है, और वो 10 रुपीज़ का मिल रहा है चाइना के थ्रू, और वही टॉय इंडिया में 30 रुपीज़ का है, राइट। तो अगर ये टॉय मार्केट, ये इंडिया का मार्केट है, राइट, इंडिया के मार्केट में एंट्री ले लेगा, तो हमारे लोकल जो शॉपकीपर्स है या जो मैन्युफैक्चरर है उनकी इकोनॉमी या उनका पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलरली प्रोडक्ट को हमारे प्रोडक्ट से रिप्लेस ना हो, हम काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाएंगे, राइट, क्योंकि चाइना ने तो पर्टिकुलरली इसको सब्सिडाइज करके मार्केट में भेजा है, तो इस सब्सिडी को कैंसिल आउट करने के लिए हम एक काउंटरवेलिंग ड्यूटी इसके ऊपर लगा देंगे। ठीक है, और इसके थ्रू हम इस पर्टिकुलरली प्रोडक्ट को हमारे मार्केट में आने से या फैलने से रोक देंगे। ठीक है, और एंटी डंपिंग ड्यूटी, ठीक है,
एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ तब हम लगाते हैं जब हमें लगता है कि पर्टिकुलरली कंट्री अपने नॉट सो यूज्ड प्रोडक्ट्स को किसी पर्टिकुलरली कंट्री में सिर्फ डंप करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। ऐसा हो गया, फॉर एग्जांपल चाइना ऐसा बहुत करता है, ठीक है। चाइना को 2021 में हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी चाइनीज़ प्रोडक्ट में, राइट, ताकि चाइना हमारे जो लोकल मार्केट है उसको डिसरप्ट ना करे, राइट। तो इसके लिए हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी पर्टिकुलरली लगाई थी। तो फ्रेंड्स, ये आज इनडायरेक्ट टैक्सेस थे सारे, ठीक है। इसके बाद कल हम कुछ और टैक्सेशन के रिलेटेड कंसेप्ट्स को देखेंगे और कल के दिन में टैक्सेशन का पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसे कि आप देखते आ रहे हैं वैसे ही देखिएगा, ठीक है। प्लीज़ आप, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब भी चैनल को कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले, ठीक है, रोज़ वीडियो बनाने का, और मैं वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।